हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह अवतार द वे ऑफ वाटर को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड फील कर रहे हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम अवतार 2 के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमने अवतार के पहले पार्ट में पेंडोरा का सिर्फ एक छोटा सा जंगल, कुछ फ्लोटिंग माउंटेन्स और एक दो छोटे मोटे नदियों को ही देखा था। और इसके आने वाले सेकेंड पार्ट में हम इसके वाटर वर्ल्ड यानी इसके समुद्र को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब कुछ एक बड़ी सी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? अगर हम बात करें जेम्स कैमरॉन की लिखी हुई उस डॉक्यूमेंट्री की जिसके ऊपर बेस करके ये अवतार फ्रेंचाइजी बना है, तो उस हिसाब से पेंडोरा भी हमारी अर्थ की तरह ही एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिनमें कई तरह के और भी अलग अलग रीजन मौजूद हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के लैंडस्केप, अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स की भी बात की गई है। और अवतार की जो गेम आई थी, उस गेम के अंदर भी हमें इसी तरीके के अलग अलग तरह के कुछ एनवायरमेंट्स देखने को मिले थे। तो जैसे कि हम अवतार के सेकंड पार्ट में हम इसके वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आगे वाले जो पार्ट्स है उनमें हम बाकी के जो रीजन है उनको भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अवतार में जो बॉडी दिखाई गई है, जिसके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया जाता है, उस बॉडी को नावी के लोगों के डीएनए और जिस इंसान के कॉन्शियसनेस को उस बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, उस इंसान के डीएनए को मिलाकर एक हाइब्रिड क्लोनिंग के जरिए उस बॉडी को तैयार किया गया है, ताकि वो बॉडी उसी ह्यूमन के कॉन्शियसनेस के साथ कंपेटिबल हो पाए और पेंडोरा के एनवायरमेंट में वो बॉडी सर्वाइव कर पाए। और दोस्तों, हाइब्रिड क्लोनिंग के जरिए ये जो बॉडीज बनाई गई है, ये एक्यूरेटली बिल्कुल नावी के लोगों के जैसे ही है। इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो नावी के लोग होते हैं, इनके सिर्फ 4 उंगलियां ही होती हैं, लेकिन जो बॉडीज हाइब्रिड क्लोनिंग के जरिए बनाई गई है उनके 5 उंगलियां ही होती है। मतलब कि जेक सली का जो हाइब्रिड बॉडी है, जो अवतार है, उसके पास 5 उंगलियां हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि नेत्री के सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं। और ये पे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि इन दोनों के जो बच्चे होने वाले हैं, उनमें कौन सा फीचर आने वाला है, मतलब कि उनके हाथों में कितनी उंगलियां होने वाली हैं। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि इसमें जेक सली के जिस बच्चे को दिखाया गया है, इसके पास 5 उंगलियां हैं, लेकिन बाकी के बच्चों के साथ क्या हुआ है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, क्या आपने इस फिल्म के ट्रेलर में एक चीज नोटिस किया? इस फिल्म के ट्रेलर को हाईएस्ट 1080p में ही रिलीज किया गया है, जहां पर ज्यादातर जो फिल्मों के ट्रेलर्स होते हैं वो 1080p के साथ साथ 2K और 4K में भी रिलीज किया जाता है, ताकि उनके फिल्मों के ग्राफिक्स को और विजुअल्स को ऑडियंस और भी अच्छी तरीके से देख पाए और भी अच्छी तरीके से समझ पाए। लेकिन अवतार 2 जो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, उसकी ट्रेलर को सिर्फ 1080p में ही रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि इस फिल्म का जो विजुअल है, जो ग्राफिक्स है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी की पॉइंट है, सबसे बड़ा यूएसपी है। और यहाँ पे जेम्स कैमरॉन ने हम ऑडियंस के साथ एक ट्रिक ये खेला है कि हम सबको तो पता है कि जेम्स कैमरॉन ने इस फिल्म के विजुअल्स को एक अलग ही लेवल पे सेट कर दिया है। उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें ट्रेलर देख के चल ही जाता है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने किस लेवल की ग्राफिक्स को बनाया है, उसको सिर्फ हम थिएटर में ही जाके एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और शायद सरप्राइज के साथ साथ हम शॉक भी हो जाएंगे, और तब हमको पता चलेगा कि ये बवाल चीज बनाया है जेम्स कैमरॉन ने। दोस्तों, वैसे तो जेम्स कैमरॉन ने इस फिल्म के लिए बहुत सारे नए नए टेक्निक्स, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया है और इस फिल्म में यूज किया है, जिनमें से एक तो है VFR टेक्नोलॉजी, मतलब कि वेरिएबल फ्रेम रेट टेक्नोलॉजी। नॉर्मली सब तो जानते ही हैं कि फ्रेम रेट आखिर क्या होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस वीडियो के हर एक सेकंड के लिए कई सारे स्टिल इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। फिर उन स्टिल इमेजेस को एक के बाद एक बहुत ही तेजी के साथ दिखाया जाता है, तब जाके वो स्टिल इमेजेस हमें एज ए वीडियो के फॉर्म में दिखाई देता है। मतलब कि अगर कोई वीडियो 30 FPS में रिकॉर्ड हुआ है, तो उस वीडियो के हर एक सेकंड में 30 इमेजेस को दिखाया जाता है। और वहीं पे अगर कोई वीडियो 60 FPS में रिकॉर्ड किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उस वीडियो के हर एक सेकंड में आपको 60 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे। तो इस फिल्म में क्या किया गया है कि जरूरत के हिसाब से इस फिल्म के जगह जगह पर फ्रेम रेट को कम या ज्यादा किया गया है। दरअसल होता यह है कि फिल्मों को एक सिनेमेटिक लुक देने के लिए जनरली फिल्मों को 24 FPS में शूट किया जाता है, और उस पूरी की पूरी फिल्म को 24 FPS में ही दिखाया जाता है। और इस फिल्म में क्या किया गया है कि ये फिल्म जनरली 24 FPS में ही चलता रहेगा, लेकिन जब भी कोई इंटेंस या फिर कोई एक्शन सीक्वेंस आएगा, वहां पे इसकी फ्रेम रेट 24 से 60 FPS तक चला जाएगा, जो कि आपके लिए इस फिल्म के एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाएगा। और यह गजब की टेक्निक पहली बार अवतार 2 में ही यूज किया जा रहा है। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन एक बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान है, जो कि किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और चाहे कितना भी वक्त लगे, वो अपने विजन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसी वजह से जब उन्होंने अवतार 2 बनाने को तय किया, जो कि ओशन के ऊपर बेस्ड होने वाला था, और क्योंकि ओशन बेस्ड फिल्म के लिए पानी को CGI से क्रिएट किया जाता है, तो CGI से जो वाटर क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी थी, वो उनको कुछ खास पसंद नहीं आया। वो कुछ ऐसा चाहते थे जो कि बिल्कुल रियल जैसा फील हो।
तो इसी वजह से उन्होंने अपनी ही अलग एक टीम बना डाली, जिन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद एक ऐसा मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया, जिससे कि जेम्स कैमरॉन अपनी सपनों को पूरा कर पाएंगे। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज 13 साल बाद हम जेम्स कैमरॉन की उसी विजन को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं। दोस्तों अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अवतार 2 में कुछ ऐसे कैरेक्टर वापस आने वाले हैं जो कि अवतार के फर्स्ट पार्ट में मारे जा चुके थे। जैसे कि अवतार 1 के जो मेन विलन थे कर्नल क्वारिच, और उसका एक चेला वापस आने वाला है, वो भी नावी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ जेक सली की बेटी किरी बनकर डॉक्टर वेबर भी रिटर्न करने वाली है। और हो सकता है कि इनके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मारे गए कैरेक्टर्स आखिर कैसे वापस आ रहे हैं और उनका इफेक्ट क्या होने वाला है, इसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों कर्नल माइल्स क्वारिच जो कि अवतार 1 के मेन विलन थे, जिसको स्टीफन लैंग प्ले कर रहे हैं, वो अवतार 2 में तो वापस आ ही रहे हैं। लेकिन जेम्स कैमरॉन को ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आ चुका था कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि आने वाले जितने भी अवतार के फिल्में हैं, उन सब में इसी कैरेक्टर को मेन विलन बनाया जाएगा। मतलब कि आगे अवतार की आने वाली जितने भी फिल्में हैं, उन सब में यही एक कैरेक्टर मेन विलन होने वाला है। और आने वाले हर फिल्म के साथ साथ ये कैरेक्टर अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप करने वाला है, और भी ज्यादा बेहतर बनाने वाला है, और भी ज्यादा खतरनाक बनने वाला है। दोस्तों वैसे तो अवतार 2 2022 में रिलीज होने ही वाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल प्लानिंग के हिसाब से अवतार 2 को 2016 में ही रिलीज हो जाना चाहिए था, और 2018 में अवतार 3, 2020 में अवतार 4, 2021 में अवतार 5 और फाइनली 2022 में अवतार का फाइनल पार्ट अवतार 6 रिलीज होने वाली थी। मतलब कि अब से कुछ ही दिनों बाद हम अवतार 6 को देखने वाले थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जेम्स कैमरॉन अपने विजन को लेके इतने ज्यादा सीरियस थे कि परफेक्ट टेक्नोलॉजी के चक्कर में उन्होंने 13 साल इंतजार करवा दिए। लेकिन उनसे हमें कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया है उसके लिए 13 साल का इंतजार वर्थ इट है। दोस्तों ये जो अवतार की स्टोरी है, ये एक्चुअल में जेम्स कैमरॉन की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जिसको उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ से ही देखना शुरू कर दिया था। लेकिन तब कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था जिससे कि वो अपने इस सपने को सही तरीके से पूरा कर पाए। और दोस्तों वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड भी थे। उन्होंने अपनी कहानी के हर एक छोटे से छोटे पहलू को भी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही रिसर्च और लॉजिक के साथ लिखा था, ताकि हर चीज का एक लॉजिकल और वैलिड एक्सप्लेनेशन हो। कोई भी चीज ऐसा ना लगे कि बस इसको बस ऐसे ही डालना था तो डाल दिया। और इसी तरीके से अपने हर एक इमेजिनेशन को समेटते हुए जेम्स कैमरॉन ने करीबन 1,500 पेज का एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, जिसके ऊपर ही बेस करके आज का ये अवतार वर्ल्ड बना है। और आज हम सब जान चुके हैं कि इस बंदे की काबिलियत और इसका इमेजिनेशन आखिर किस लेवल तक जा सकता है। दोस्तों इस अवतार फ्रेंचाइजी की एक बहुत ही खास बात यह है कि इसकी हर एक मूवी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हुए भी इसका हर एक मूवी अपने आप में एक स्टैंड अलोन मूवी है। मतलब कि इसके किसी भी फिल्म के कहानी को समझने के लिए आपको इसके पिछले वाला फिल्म को देखना जरूरी नहीं होगा। इसके हर एक फिल्म के कहानी को उसी फिल्म के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी क्लिफ हैंगर ना रह जाए। मतलब कि जिस तरीके से आपको मार्वल यूनिवर्स की किसी भी फिल्म की कहानी को समझने के लिए उसके पिछले वाले फिल्म को देखना जरूरी होता है, और उस फिल्म की कहानी को समझने के लिए उसके भी पीछे वाले फिल्म को देखना जरूरी होता है। लेकिन अवतार फ्रेंचाइजी के किसी भी फिल्म के साथ ऐसा नहीं होने वाला कि अगर किसी ने इस फ्रेंचाइजी के एक दो मूवी को अगर मिस भी कर दिया, तो अगला जो फिल्म वो देखने वाला है उसकी कहानी को समझते हुए उसको कोई परेशानी ना हो। हालांकि ऐसा कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इस फ्रेंचाइजी के किसी भी फिल्म को मिस करने के बारे में सोचेगा भी। दोस्तों वैसे तो म्यूजिक किसी भी फिल्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और अवतार की म्यूजिक तो इस फिल्म का सोल बन चुका था, जिसको कि जेम्स हॉर्नर ने डायरेक्ट किया था। और वो जेम्स हॉर्नर ही थे जो कि जेम्स कैमरॉन के साथ मिलकर टाइटैनिक को भी एक लेजेंडरी फिल्म बना दिया था, एक एपिक फिल्म बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 में कैलिफोर्निया के एक प्लेन क्रैश में हमने जेम्स हॉर्नर को खो दिया। फिर जब अवतार 2 बनने की बात चल रही थी, तो बिना जेम्स हॉर्नर की म्यूजिक के ये फिल्म बिल्कुल ही अधूरी सी लग रही थी। तो ऐसी हालत में उम्मीद की किरण बन के साइमन फ्रैंकलिन सामने आए, जो कि जेम्स हॉर्नर को अपना गुरु मानते थे। और अवतार 1 में साइमन फ्रैंकलिन जेम्स हॉर्नर के साथ काम भी कर चुके थे, तो इसी वजह से अवतार का जो म्यूजिक पैटर्न है, जो म्यूजिक टाइप है, उनके बारे में भी इनको काफी अच्छी नॉलेज है। और अवतार 2 के ट्रेलर को देख के हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जेम्स हॉर्नर का जो लेगेसी है उसको बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया है।
दोस्तों वैसे तो अवतार 2 में अवतार 1 के सारे कैरेक्टर्स ही दिखने वाले हैं, लेकिन इनके साथ-साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और नए कैरेक्टर भी दिखने वाले हैं जिनके बारे में जान के आप खुश हो जाओगे। जैसे कि मिशेल यो एज़ डॉक्टर करीना मॉग दिखने वाली हैं। चार्ली चैपलिन की पोती ओना चैपलिन भी एज़ वरांग दिखने वाली हैं। क्लिफ कर्टिस एज़ तोनोवारी दिखने वाले हैं और साथ ही साथ टाइटैनिक की हीरोइन केट विंसलेट भी एज़ रोनल दिखने वाली हैं। और साथ ही साथ उड़ती हुई एक बहुत ही गजब की खबर ये आ रही है कि इस फिल्म में एक बहुत ही सीक्रेट रोल में विन डीजल भी हमको दिख सकते हैं। ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटीज को सोच के एक्साइटेड होने में क्या जाता है। और आप कमेंट में बताइए कि इस बात को जानने के बाद आप कितने एक्साइटेड फील कर रहे हो। दोस्तों इस फिल्म की कहानी में एक फैमिली के अलग अलग एस्पेक्ट और उनके वैल्यूज को एक्सप्लोर किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर पाओगे, जो आपके दिलों में भारीपन और आंखों में आंसू ला सकते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंटरव्यू के दौरान जब इस फिल्म के कास्ट से इस फिल्म की जर्नी के बारे में, इस फिल्म के कहानी के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, तो इस फिल्म के कहानी को डिस्क्राइब करते हुए कई एक्टर्स ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इस फिल्म के जो एक्टर्स थे वो उस फिल्म के कहानी को सोचकर ही इतना इमोशनल हो रहे हैं। तो जब आप और हम ये फिल्म देखने जाएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि हम भी उतना ही इमोशनल हो जाएंगे इस फिल्म को देखने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है उसे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल को आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए